नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम बुद्धि के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बुद्धि के सिद्धांत हैं, नंबर 1 गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, और रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, अल्फ्रेड बिने का एक कारक सिद्धांत, और स्पीयरमैन का त्रिकारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई बुद्धि इंटेलिजेंस क्या है। इसका मीनिंग है सभी व्यक्ति समान रूप से योग्य नहीं होते। मानसिक योग्यता ही उनके असमान होने का प्रमुख कारण होता है। देखो भाई, कोई भी दो व्यक्ति जो हैं वो एक समान नहीं होते। किसी व्यक्ति में अलग बुद्धि होती है तो किसी में अलग होती है। ठीक है, जैसे कि कोई बालक प्रतिभाशाली है तो कोई अप्रतिभाशाली होता है, और कुछ सामान्य तो कुछ मंदबुद्धि के हो सकते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इसकी वुडवर्थ ने क्या कहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। इंटेलिजेंस इज अ वे ऑफ एक्टिंग। टर्मन ने क्या कहा है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। विनय ने क्या कहा है कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। बकिंघम के अनुसार उसने क्या कहा है कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। इंटेलिजेंट इज द एबिलिटी टू लर्न। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर बुद्धि जो है निम्न प्रकार की योग्यता है। नंबर 1 सीखने की योग्यता, ठीक है। नंबर 2 है अमूर्त चिंतन की योग्यता। नंबर 3 पर है समस्या समाधान करने की योग्यता, वातावरण से समायोजन करने की योग्यता। अब इन परिभाषाओं के अनुसार बुद्धि में केवल एक तरह की क्षमता नहीं बल्कि इसमें अनेक तरह की क्षमताएं सम्मिलित होती हैं। देखो, बुद्धि की जो विशेषताएं हैं कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 क्या है कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है। तो है कि बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। 3 पर है बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों से समायोजन करने की गुण प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है, क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो किसी भी परिस्थिति से निकलकर, किसी समस्या से निकलकर आगे बढ़ सकता है। बुद्धि व्यक्ति को अपने अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता भी प्रदान करती है। लिंग भेद, जाति भेद विशेष पर बुद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है भाई हमारा कि बुद्धि का प्रभाव इनमें से किस पर नहीं पड़ता। तो लिंग भेद का जो है जाति भेद विशेष पर प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्धि पर मुख्य प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है। बुद्धि पर जो मुख्य प्रभाव है वो किसका पड़ता है? वंशानुक्रम का। ठीक है, तथा वातावरण का प्रभाव केवल 10 बिंदुओं तक पड़ता है। बुद्धि एक इकाई न होकर अनेक इकाइयों का समूह है। अब है बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। भाई देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बुद्धि को इनमें से कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ऑप्शन में आ रखा है कि वंशानुक्रम, वंशानुक्रम और वातावरण, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है ना, ये आ जाता है दोनों ही। ठीक है, क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही ये बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जो बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं, ठीक है, सभी जो सिद्धांत हैं उनके जो भी जनक हैं, प्रवर्तक हैं, उनके नाम हैं। जैसे एक तत्व सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, और वो कहाँ के थे? ब्रिटेन के। और कब दिया उन्होंने? 1904 में।
बहुतत्व सिद्धांत, थॉर्नडाइक, अमेरिका, 1986। ब्लूम का सिद्धांत, देखो ये क्वेश्चन आ रखा है कि भाई ब्लूम का सिद्धांत किसने दिया, बीएस ब्लूम ने। समूह तत्व सिद्धांत दिया थर्स्टन ने 1938 में। प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत किसने दिया, थॉमसन ने 1955 में। त्रिआयाम सिद्धांत वो किसने दिया था, गिलफोर्ड ने 1967 में। कैटल और हॉर्न का बुद्धि का सिद्धांत ये किसने दिया था, कैटल हॉर्न ने। पदानुक्रम या कर्मिक महत्व सिद्धांत ये दिया था बर्ट एवं बर्नन ने। त्रिजाप्य त्रिघटिकीय सिद्धांत ये किसने दिया था, स्टर्नबर्ग ने। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया था, कैली ने। द्विविमात्मक सिद्धांत किसने दिया था, स्लेसिंगल और व गेटमैन ने। धारा प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया था, कैटल ने। संकाय सिद्धांत ये किसने दिया था, रीड ने। सूचना संसाधन सिद्धांत ये किसने दिया था, स्टर्नबर्ग ने। लेवल 1 व लेवल 2 का सिद्धांत किसने दिया था, जॉनसन ने। बुद्धि का कै और खे का सिद्धांत ये किसने दिया था, हैब ने। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखो बुद्धि के एक कारक तथा दो कारक सिद्धांत, सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक कारक सिद्धांत के बारे में, ठीक है। और ये कब बना सिद्धांत, 1905 में। तो अल्फ्रेड ने जो है एक तत्व सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत बनाया। इसके जो प्रतिपादक जो कौन से, फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं वो, ठीक है। टर्मन अमेरिका तथा स्टर्न ने इनका समर्थन किया। उन्होंने बुद्धि को एक अखंड और अभिभाज्य इकाई माना है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं। यदि कोई व्यक्ति एक विशेष क्षेत्र में निपुण है तो वह अन्य क्षेत्रों में भी निपुण रहेगा। विभिन्न परीक्षाओं द्वारा यह मत असत्य सिद्ध हुआ। अब है नंबर 2 द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक ब्रिटेन के स्पीयरमैन हैं। इनके अनुसार बुद्धि की संरचना में दो कारक होते हैं। इनमें से एक कारक को सामान्य कारक, जनरल व जी फैक्टर, तथा दूसरे को विशिष्ट कारक, स्पेसिफिक तथा एस फैक्टर कहा जाता है। नंबर 1 पर है सामान्य कारक, जनरल फैक्टर। सामान्य कारक से इनका तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों की कार्य करने की एक सामान्य योग्यता होती है, अतः प्रत्येक व्यक्ति कुछ सीमा तक प्रत्येक कार्य कर सकता है। जो जी फैक्टर है इसकी विशेषता क्या होती है, स्पीयर ने जी कारक को मानसिक ऊर्जा कहा है, अर्थात सभी मानसिक कार्य करने के लिए जी कारक अनिवार्य होता है, मतलब जरूरी होता है। इसकी मात्रा अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है। यह कारक व्यक्ति में जन्मजात होता है। इम्पोर्टेंट है ये कि जो जी फैक्टर होता है वह व्यक्ति में जन्मजात होता है। यह व्यक्ति में सदैव एक सा रहता है, मतलब अपरिवर्तनीय, मतलब बदल नहीं सकता है। यह इसका प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह जीन द्वारा माता पिता से मिलता है, मतलब ये जो है वंशानुक्रम से माता पिता में मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति में जी फैक्टर की मात्रा अलग अलग हो सकती है, परंतु निश्चित मात्रा में होती है, अर्थात किसी मानसिक क्षमता अधिक तो किसी की कम हो सकती है। यह जिस व्यक्ति में जितना अधिक होता है, जो जी कारक होता है जिस व्यक्ति में जितना अधिक होता है उतना ही अधिक यह सफल होता है। इसका स्थानांतरण हो सकता है, मतलब इसका ट्रांसफर, जी कारक का ट्रांसफर हो सकता है। नंबर 2 है विशिष्ट कारक, स्पेसिफिक फैक्टर बोलते हैं जिसे। इस कारक का संबंध व्यक्ति के विशिष्ट कार्यों से होता है। एस फैक्टर की विशेषताएं, एस कारक जो है जन्मजात नहीं होता। देखो भाई ये क्वेश्चन आ जाता है। देखो जी कारक जो है वो जो है व्यक्ति में जन्मजात होता है और एस कारक जो है व्यक्ति में जन्मजात नहीं होता, यह अर्जित किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो एस फैक्टर है यह अर्जित किया जाता है, अतः इसी
शिक्षण तथा अनुभवों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। एस फैक्टर को शिक्षण और अनुभवों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति ट्रेनिंग पाकर सिंगर बन सकता है। यह कारक अनेक और एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को गाना आता है तो इसके साथ साथ उसे चित्रकारी भी आ सकती है। दोनों का एस फैक्टर कम या ज़्यादा हो सकता है। अर्थात जी एस फैक्टर जो है परिवर्तनशील है। जो जी फैक्टर था वो क्या था, अपरिवर्तनशील, मतलब जो हमेशा एक जैसा रहता है। और जो एस फैक्टर होता है वो परिवर्तनशील है, मतलब इसमें बदलाव होते रहते हैं। जो व्यक्ति देखो जो ड्राइंग करता है ज़रूरी नहीं कि वो सिंगर नहीं बन सकता, ठीक है, वो सिंगर भी बन सकता है, वो टीचर भी बन सकता है, मतलब कोई भी चीज़ है, वो क्रिकेटर भी बन सकता है, ठीक है। विभिन्न एस कारकों का संबंध विभिन्न कुशल कार्यों से हो सकता है। यह कारक विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न और अलग अलग मात्रा में होता है। व्यक्ति में जिस विषय के लिए एस फैक्टर होता है उसे विभिन्न कुशलता में यह विशेष सफलता प्राप्त करता है। जैसे कि गाने में किसी के पास जी के साथ साथ एस फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है। मान लो किसी व्यक्ति में कोई व्यक्ति जो है गाना सिंगर है, ठीक है, तो उसके साथ साथ वो क्रिकेटर भी बन सकता है, टीचर भी बन सकता है, मतलब कई क्वालिटी उसमें हो सकती हैं। एच कारक का सिद्धांत स्थानांतरण एक विषय से दूसरे विषय में नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि जिसे गाना आता हो उसे पेंटिंग भी अच्छी आती हो। जो एच कारक है उसमें बोल रहा है कि एक विषय से दूसरे में जो है ना, एस कारक में जो है, एस कारक में क्या है, स्थानांतरण एक विषय से दूसरे विषय में नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि जिसे गाना आता है उसे पेंटिंग भी अच्छे से आती हो। नंबर 3 हमारा त्रिकारक सिद्धांत, थ्री फैक्टर थ्योरी। ये कब दिया था, 1911 में। और किसने दिया था, स्पीयरमैन ने। किसने दिया था, स्पीयरमैन ने, ठीक है। अब देखो स्पीयरमैन ने अपने ही कारक सिद्धांत में संशोधन करते हुए एक कारक और जोड़कर बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तीसरे कारक को उन्होंने समूह कारक कहा, ग्रुप फैक्टर कहा। उन्होंने इस कारक में ऐसी योग्यताओं को स्थान दिया जो सामान्य योग्यता, श्रेष्ठ और विशिष्ट योग्यताओं से निम्न प्रकार के हो सकते हैं, उनके मध्य स्थान रख सकते हैं। समूह कारक विभिन्न विशिष्ट कारकों और सामान्य कारकों के मिश्रण से अपना समूह बनाता है। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत की आलोचना की और बहुकारक सिद्धांत बना दिया। अब आ जाता है हमारा बहुकारक सिद्धांत, मल्टीफैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक थे। उन्होंने अपने सिद्धांत में बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण माना है जिसमें कई योग्यता निहित होती हैं, यह स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। अब आ जाता है हमारा थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत। थर्स्टन का समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन माने जाते हैं। इनके अनुसार बुद्धि ना तो सामान्य कारकों जी फैक्टर का है, ना ही विशिष्ट कारकों एस फैक्टर का प्रदर्शन है, बल्कि कुछ मौलिक कारक को समूह में कार्य कर के बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। दो या दो से अधिक मूल्य कारक मिलकर समूह बनाते हैं और जो व्यक्ति के किसी क्षेत्र में उसकी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। थर्स्टन ने बुद्धि के 7 मूल कारक बताए हैं जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं ये 7 मूल कारक बताए हैं उसने। नंबर 1 पर है शाब्दिक योग्यता, वर्बल एबिलिटी। नंबर 2 है प्रत्यक्षीकरण की योग्यता। नंबर 3 है दैक्षिक योग्यता। नंबर 4 है आंकिक योग्यता। नंबर 5 है स्मृति शक्ति। नंबर 6 पर है शब्द प्रभा। नंबर 7 है तर्क शक्ति, लॉजिकल पावर। देखो थर्स्टन ने बताया कि बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है, जैसे कि विज्ञान विषय के समूहों में भौतिक, रसायन और गणित, जीव विज्ञान का हो। आगे आ जाता है हमारा स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र का सिद्धांत, त्रिकोणीय।
इसके जो प्रतिपादक थे कौन थे? रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग, और 1985 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इन्होंने मानव बुद्धि पर कार्य किया। इन्होंने मानव आईक्यू को चुनौती देते हुए कहा कि जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति का आईक्यू लेवल कम हो वह अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है, तथा यह भी जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति का आईक्यू लेवल अच्छा हो वह निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो। एक सफल बुद्धिमान व्यक्ति की सफलता उसकी बुद्धि पर निर्भर करती है। प्रत्येक व्यक्ति में 3 प्रकार की बुद्धि होती है। 3 प्रकार में से वह किसी भी प्रकार की बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। 3 बुद्धि के वर्णन के कारण इस सिद्धांत का नाम, देखो 3 बुद्धि के वर्णन के कारण ही इस सिद्धांत का नाम जो है त्रितंत्र सिद्धांत पड़ा था। स्टर्नबर्ग ने अपने द्वारा इस सिद्धांत में बुद्धि की व्याख्या की है। 3 प्रकार की बुद्धियों को उन्होंने 3 उप सिद्धांतों के द्वारा समझाया है। नंबर 1 पर कौन सी है? त्रितंत्र सिद्धांत। देखो नंबर 1 है घटकीय उप सिद्धांत। इसमें कौन सा आ जाता है? विश्लेषणात्मक बुद्धि। इसमें भी 3 घटक होते हैं। कौन कौन से घटक हैं? नंबर 1 पर है मेटा घटक। यह व्यक्ति को समस्या समाधान तथा योजना बनाने में सक्षम बनाता है। नंबर 2 पर है प्रदर्शन घटक। जब व्यक्ति किसी समस्या को हल करने के लिए योजनाएं बनाता है तो उन योजनाओं को लागू करने में यह घटक मदद करता है। ज्ञान अधिग्रहण घटक, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स। किसी नई जानकारी को प्राप्त करने में अमूर्त चिंतन करने में इस घटक का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? ज्ञान अधिग्रहण घटक का। अब नंबर 2 पर आ जाता है हमारा अनुभवी उपसिद्धांत। रचनात्मक बुद्धि, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। रचनात्मक बुद्धि में भी 2 भाग होते हैं। कौन सा? एक तो होता है नवीन, नोवेल्टी। नंबर 2 पर स्वचालन, ऑटोमेशन। नवीनता क्या है? यह किसी व्यक्ति की पहली बार समस्या से निपटने की क्षमता से संबंधित है। स्वचालन, यह किसी व्यक्ति की स्वचालित रूप से दोहराए गए कार्यों को करने की क्षमता से संबंधित है। उदाहरण कुछ प्रश्नों से समझ सकते हैं। नंबर 1 जैसे आप कितनी जल्दी नई समस्या को हल करते हैं। ठीक है। उदाहरण जेम्स बॉन्ड हर समय नई समस्याओं से निपटने के लिए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करता था। वह रचनात्मक बुद्धि रखता है। नंबर 3 पर है हमारा संदर्भात्मक उपसिद्धांत, जिसमें आ जाता है हमारा व्यवहारिक बुद्धि, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। व्यवहारिक बुद्धि में 3 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है अनुकूलन। व्यक्ति ने माहौल याद नहीं समस्या से निपटने के लिए उसके अनुसार अपने अंदर बदलाव लाकर अनुकूल होने की कोशिश करता है। एक है अनुकूलन। व्यक्ति समस्या से निपटने के लिए उसके अनुसार अपने अंदर बदलाव लाकर अनुकूल होने की कोशिश करता है। नंबर 2 चेन सिलेक्शन। जब व्यक्ति पूर्णतः नए वातावरण में आ जाता है तो सोचता है कि कैसे पुराने वातावरण को नए वातावरण के हिसाब से बदला जाए। नंबर 3 है आकार देना, शेपिंग। इसके दौरान व्यक्ति खुद में कोई बदलाव नहीं लाता है बल्कि उसने वातावरण को ही अपने हिसाब से बदल देता है। आसान शब्दों में व्यवहारिक बुद्धि का उपयोग रोजमर्रा के कार्यों जैसे घर, नौकरी, बाजार में आने वाली समस्याओं को दूर करने में किया जाता है। आगे है हमारा गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है गार्डनर ही थे और उन्होंने 1983 में ये सिद्धांत दिया। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई भिन्न भिन्न बुद्धियों से मिलकर बनी है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करती है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति में एक तरह की बुद्धि अधिक है तो उससे यह पता नहीं लगाया जा सकता कि किसी अन्य प्रकार की बुद्धि कैसी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी। गार्डनर ने प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अध्ययन किया और इसके आधार पर 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया जो इस प्रकार है। नंबर 1 है शारीरिक गति संवेदी। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं हमारे? संपूर्ण शरीर अथवा किसी अंग को लचीलापन बनाकर प्रयोग करना,
पेशीय कौशलों का उपयोग करना, शारीरिक गति संवेदी योग्यता के अंतर्गत आते हैं। देखो इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? खिलाड़ी, नर्तक, जिम्नास्टिक, शल्य चिकित्सा, धावक आदि। नंबर 2 पर आ जाता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं, प्रेरणा तथा आवश्यकताओं को समझते हैं, दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहार के प्रति संवेदनशील होते हैं। उदाहरण क्या है? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक नेता, परामर्श लेने वाला आदि। नंबर 3 है अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल। ऐसे व्यक्ति बहुत गहरा सोचते हैं, अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं और इच्छाओं को जानकर उस ज्ञान को दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया कर सकते हैं, जैसे दार्शनिक, साइकोलॉजिस्ट, डिजाइन प्लानर आदि। नंबर 4 पर है भाषागत, ठीक है, इसे भाषा बुद्धि भी बोलते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भाषाओं तथा शब्दों का बहुत ज्ञान होता है। इन्हें भाषाओं को सीखना, अन्य शब्दों का प्रयोग करना बहुत अच्छी तरह आता है। ये शब्दों के संबंधों को बहुत गहराई से समझ सकते हैं, जैसे कवि हो जाएगा, लेखक हो जाएगा, साहित्यकार हो जाएगा, ठीक है, अच्छा वक्ता हो जाएगा, कोई अच्छा वक्ता भी हो सकता है, ठीक है। अब है हमारा तार्किक गणितज्ञ। ऐसे व्यक्तियों में तर्क करने की क्षमता, सामान्य समस्या समाधान क्षमता, वैज्ञानिक चिंतन आदि गुण होते हैं। वैज्ञानिकों और नोबेल पुरस्कार वालों में ऐसी बुद्धि होती है। एग्जाम्पल जैसे मैथमेटिशियन, फाइनेंशियर। अब 6 नंबर पर है हमारा देशिक। इसको क्या बोलते हैं? हम बोल सकते हैं स्पेटिबल या विजुअल, ठीक है। ऐसे व्यक्ति वस्तुओं और स्थानिक आयामों को याद रखने की क्षमता रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति सरलता से इस सूचना को अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं, जैसे विमान चालक, चित्रकार, नाविक, मूर्तिकार, साज सज्जा विशेषज्ञ आदि। इन लोगों की इमेजिनेशन पावर जो है बहुत अच्छी होती है। 7 नंबर पर है संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिशियल इंटेलिजेंस। इन व्यक्तियों का झुकाव संगीत में होता है। इन्हें लय, सुर, ताल आदि का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। इनमें संगीत का सही उपयोग करने की क्षमता भी होती है। उदाहरण जैसे संगीतकार, गायक आदि। 8 नंबर पर है प्रकृतिवादी, जिसे हम प्राकृतिक बुद्धि भी बोल सकते हैं, नेचुरल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि वाले व्यक्ति प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते हैं। इन्हें प्रकृति के साथ रहना, पेड़ पौधे, जानवरों की देखरेख करने में रुचि होती है, ठीक है। ये जैसे वनस्पतिज्ञ हो सकते हैं, वातावरण विशेषज्ञ हो सकते हैं, मौसम वैज्ञानिक हो सकते हैं, मौसमी वैज्ञानिक हो सकते हैं, ठीक। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।